उन ग्रुप्स में इन वीडियोस को भेज दीजिए। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो कि मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा। देन प्लीज शेयर दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और एनी प्लेस वेयर यू वांट टू शेयर। सो आइए देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम। चलिए सब लोग लाइव आ जाइए, कुछ लोग हो जाइए, कम से कम 5-6 लोग हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके, ये हम ईयर वाइज की बात कर रहे हैं। ईयर वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, मेनली यहाँ पे हम यूपी पीसेस को टारगेट कर रहे हैं। इसको टारगेट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे यूपी पीसेस को टारगेट कर रहे हैं, और हमारा टारगेट क्या है, यूपी पीसेस का एग्जाम, और आपका जो आर ओ का एग्जाम है वही हमारा टारगेट है। एंड आई एम श्योर दैट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे वीडियोस से मिलेंगे, ठीक है। आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी लाइव हो, मेरी आवाज़ सही से आ रही कि नहीं आ रही है, बस ये बता दीजिएगा, तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एवरीवन ओनली टेल मी दैट आई एम ऑडिबल और नॉट। मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ अब तक आ रही कि नहीं आ रही है। अगर आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि कभी कभी थोड़ी माइक की दिक्कत हो जाती है, तो मुझे आप बता दीजिएगा दैट सर यू आर ऑडिबल, कि सर आपकी आवाज़ आ रही है, बस ये बता दीजिएगा। उसके बाद तो मैं देख लूँगा, ठीक है। प्लीज़ टेल मी दैट आई एम ऑडिबल और नॉट। कृपया बस ये बता दीजिए। अनुराग दीक्षित, यस सर यू आर ऑडिबल, थैंक यू अनुराग जी। दीप्ति चौरसिया, थैंक यू दीप्ति। कल आइए देखते हैं। कल से हम देखते हैं, कल हमने देखा था, आपने कभी, हम इसमें टॉप 100 क्वेश्चन देख रहे थे आपके, जो कि आपके पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक। आइए आप, तो शायद हम 2022 तक आ गए थे। 2022 में हम आ गए थे आपके क्वेश्चन नंबर, या यहाँ तक आ गए थे, सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा, अच्छा भैया। चलिए आप, हमने 30 क्वेश्चन कल कर लिए थे, ठीक है। ओके आप, हाँ इस क्वेश्चन पे मैंने छोड़ा था, ठीक है कल। आइए आप, नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये 2022 में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2022 में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है, हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2022 में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है, हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो लोग भी लाइव हो, बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, ठीक है। बताते रहिएगा कि हाँ सर यू आर ऑडिबल और नॉट, ठीक है। ईमानदारी से बताते रहिएगा कि आई एम ऑडिबल और नॉट, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। स्तनधारी का मतलब होता है मैमल। क्या होता है, मैमल। स्तनधारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैमल। निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल, मैमल अंडे देता है। इसमें से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, आपको ये बताना है। इसमें से कौन सा ऐसा मैमल है जो कि अंडे देता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पूछा है। जल्दी से आपको बताना है, ए लोरिस, सी कंगारू, डी हैशडॉग, और डी एकिडना। डी एकिडना, आपको जल्दी से बताना है इसमें से ऐसा कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। नो दीपाली, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट। ट्राई टू आंसर इट अगेन। जल्दी से आप कुछ और आंसर दीजिए, सही नहीं है आपका, ठीक है। आइए देखते हैं फिर से हम, निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। आप लोग उसका आंसर ढूंढिए, तब तक मैं कुछ और बातें करता हूँ आपसे। देखिए, जब हम बात करते हैं स्तनधारी की, स्तनधारी हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं, स्तनधारी हम ऐसे जीवों को कहते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारी में आपके मानव, ठीक है, हमारे मानव आ जाएंगे, मानव कह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं। और बहुत सारे एनिमल हमारे स्तनधारी में, गाय भैंस बकरी, जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सारे के सारे आपके स्तनधारी कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, बट उनकी बॉडी में, मतलब उनके शरीर में आपका, ठीक है, उनके शरीर में मैमेलियन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स को देख लीजिए, हमारे यहाँ जो माँ बहनें, मतलब मम्मी जो होती है वही दूध पिलाती हैं, पापा तो कुछ नहीं करते। बट हमारी बॉडी में भी आपका निपल से कह सकते हैं कि आपके मैमेलियन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, विच आर नॉट एक्टिव। वो एक्टिव तो नहीं होते हैं, वो आपके एक्टिव तो नहीं होते हैं, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो कि ह्यूमन ह्यूमन बींग्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो आप आराम से कह सकते हैं दैट वी आर मेमेलियन, हम भी क्या है, मेमेलियन है। गाय भैंस भालू, ये सारे के सारे जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे,
वो सारे क्या होंगे आपके मैमेलियन होंगे। तो मैमेलियन आपको समझ में आ गया। तो कह रहा है कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो एक आपका स्तनधारी एकिडना, क्या नाम है इसका, एकिडना। जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगा रखा है एकिडना। एकिडना कैसा स्तनधारी है जो कि आपका अंडे देता है, ठीक है। अब हम थोड़ा कंगारू की बात कर लेते हैं। कंगारू जो होता है, कंगारू एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कंगारू एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कंगारू एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका अंडे नहीं देता है। कंगारू क्या करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार ये भी पीछे से पूछा है, अपरिपक्व बच्चे। कंगारू क्या करता है, अपरिपक्व बच्चे देता है। मतलब ये क्या देता है, ये अपरिपक्व बच्चे देता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्सुपियल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे हम, इंग्लिश में मार्सुपियल्स कहते हैं। तो कहीं क्वेश्चन देख लीजिए आप कि मार्सुपियल्स किसे कहते हैं, या कौन से मार्सुपियल्स देते हैं। मार्सुपियल्स, कि कौन से ऑर्गेनिज्म मार्सुपियल्स देते हैं, तो सीधे बताएंगे आप सर कंगारू जो होते हैं वो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं वो, तो सीधे बोलेंगे सर जो कंगारू होते हैं वो आपके अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें हम मार्सुपियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम मार्सुपियल्स कहते हैं। अब होता क्या है, जो कंगारू जो होते हैं, जो कंगारू होते हैं, उन जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो फुल्ली वो डेवलप नहीं होते हैं। उनमें ऑर्गन्स तो सारे होते हैं, वो तो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। इसलिए जो कंगारू होता है, जो मदर कंगारू होती है, उसके पास एक थैली होती है पेट के पास। उसके पास एक पेट के पास एक थैली होती है, और जब तक आपका बच्चा फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता है उस कंगारू का, तब तक उस थैली में उसको रखती है वो। तब तक कहाँ रखती है, उसको उस थाली में रखती है। और 8 महीने, 9 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब वो बच्चा आपका ग्रो कर जाता है, तो आराम से वो थाली में से कूद के भागने लगता है, फिर वो छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो मार्सुपियल्स किस में मिलता है आपका, कंगारू में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, जो आपका बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, वो निम्न में से किसका कारक है। ऑप्शंस देख लीजिएगा आपके। ऑप्शंस हैं, ए छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का, बी इन्फ्लुएंजा का, सी काली खांसी का, और डी निमोनिया का। डी हमारा क्या बोल रहा है, निमोनिया का। जो लोग भी लाइव हो भाई फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि जो आपका बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, बैसिलस हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो निम्न में से किसका कारक है। एक डिजीज है, सॉरी एक आपका डिजीज ऑर्गन है, फैक्टर ऑर्गन है जो कॉज करता है। अब क्या रीजन है इसका, ठीक है, इसका कारक किसका कारक है ये, मतलब किसका फैक्टर है ये। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का, बी इन्फ्लुएंजा का, सी काली खांसी का, और डी निमोनिया का। जो लोग भी लाइव हो भाई फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं आप सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूं। मैं आप सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूं। मैं आप सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूं कि जो आपका बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये किसका कारक है। ठीक है, ए छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का, बी इन्फ्लुएंजा का, सी काली खांसी का, और आपका डी निमोनिया का। तो आपको नाम ही बता रहे इन्फ्लुएंजा का, सिंपल क्या बताएंगे सर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। भाई आप लोग कमेंट नहीं आ रहे हैं, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, जल्दी से बताइएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि जो सौर ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आराम से आप आंसर दे सकते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, ए लेक्लेचेंट कोशिकाओं के द्वारा, बी फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा, सी शुष्क कोशिकाओं के द्वारा, और डी वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। पहली बात याद रखिएगा, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने की बात कर रहा है, किसको, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। मतलब ये है, ये आपका सोलर एनर्जी, इसका मतलब क्या हमारा सोलर एनर्जी।
सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? दीपाली चौरसिया, ऑप्शन डी। नो दीपाली, यू आर अबाउट टू राइट। थोड़ा सा और पास चलिए, थोड़ा सा और पास चलिए ऑप्शन के, ठीक है। निम्न सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि जो फोटोवोल्टाइक, थोड़ा सा हिंदी चलता आपको दिक्कत आ रही होगी, जो आपका फोटोवोल्टाइक कोशिका, इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स, शॉर्ट में बोलते हैं पीवी सेल्स। क्या बोलते हैं हम? पीवी सेल्स, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल्स। तो जिन्होंने भी आपका ऑप्शन बी लगा रखा है उन सभी का सही है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है आपके पीवी पैनल्स बोलते हैं, मतलब फोटोवोल्टिक पैनल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ये काम करते हैं, ठीक। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? जो आपका डेंगू बुखार है वो निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए एडीज, बी एनोफिलीज, सी एसियाई टाइगर मच्छर, और डी क्यूलेक्स। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दीपाली बी, ठीक है दीपाली, और लोग को देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा, सॉरी, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। जो डेंगू बुखार है वो किस मच्छर के काटने से होता है? जो लोग भी लाइव हो फटाफट आपका आंसर दीजिएगा कि इसका कौन सा आंसर है। इसका कौन सा आंसर, जल्दी से बताइएगा कि जो आपका, दीपाली चौरसिया, हाँ दीपाली अब सही जा रही हैं आप। थोड़ा सा दीपाली अभी भी इनकरेक्ट है आप, कोई बात नहीं, आपको इस क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो फीमेल एनाफिलिस सही नहीं है वैसे। जो आप बात करेंगे डेंगू मच्छर की, तो एडीज एजिप्टी, क्या इसका आंसर सही होता है? जो आपका एडीज एजिप्टी होता है, एडीज एजिप्टी, दैट विल द करेक्ट आंसर। तो आपका जो सही आंसर हमारा क्या है? एडीज एजिप्टी। एनाफिलिस जो होता है फीमेल एनाफिलिस, वो मलेरिया है, वो मलेरिया अलग है, डेंगू अलग है। जब डेंगू की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे आप? एडीज एजिप्टी। क्या बोलेंगे आप? एडीज एजिप्टी के होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए स्पार्टेम, बी रेयन, सी नियोप्रीन, और डी ऑक्सीटोसिन। और इसके जो आंसर्स हैं मिला लीजिएगा आप। इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मींस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जल्दी से बताइएगा आप लोग, जो लोग भी लाइव हो। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है बट कोई बात नहीं, आपको आंसर देना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा आपका सही मैच नहीं है, आपको ये बताना है। शायद मैं लाइव नहीं हूँ क्या? ओके, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा आपका है जो आपका सही मैच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा आपका सही मैच नहीं है, आपको ये बताना है। स्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, बी रेयन रूपांतरित स्टार्च, सी नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, डी ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का क्या दिखा रखा है? ऑक्सीटोसिन का इन्होंने दिखा रखा है आपका हार्मोन। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम देखते हैं। तो ये तो सही है कि भाई जो ऑक्सीटोसिन होता है ये हार्मोन है। अक्सर हम बात करते हैं भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, दैट्स ट्रू, ठीक है। स्पार्टेम होता है और आपका एक होता है सक्रीन। स्पार्टेम और सक्रीन ये दोनों ही क्या है? संश्लेषित मधुरक है, मतलब कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर। संश्लेषित मधुरक हम कहते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐसे स्वीटनर्स होते हैं जो कि हमें, जो कि हमें मीठापन तो दिखाएंगे बट उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो जो भी आपके डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है ये। उनके लिए क्या होता है? ये आपका बहुत ही अच्छा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है। तो निम्न युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
तो सिंपली बता सकते हैं सर, जो आपका दो तो पक्का हो गया कि जो स्पार्टम है वो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, और जो आपका नियोप्रीन है ये भी सही है आपका, क्योंकि जो नियोप्रीन है आपका एक विशिष्ट रबड़ है, ठीक है, ये एक स्पेसिफाइड रबर, ये भी सही है, ठीक है। तो बचा हमारा क्या, तो बचा जो हमारा ऑप्शन बी, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, आप अभी तक जो क्वेश्चन देखे थे आपने वो सारे के सारे आपके 2022 के पेपर में से थे। किस पेपर में से थे, तो 2022 के पेपर में से थे। अब हम मूव करेंगे आपका 2023 की तरफ, किस ईयर में, सॉरी 2021 की तरफ। इससे पहले आपने जो देखा है, हमने 2023 देखा, 2022 देखा, अब हम मूव कर रहे हैं आपका 2021 की तरफ। आइए देखते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग नहीं करवा पाया था मैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये डायरेक्ट बुक से लिया गया है या डायरेक्ट पेपर से लिया गया है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। रक्त में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जो लोग लाइव हो फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये भी आपका सारे यूपीपीएसएस 2021 के सारे पेपर हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये यूपीपीएसएस 2021, कौन सा, यूपीपीएसएस 2021 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी रिलेवेंस क्या है एंड व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो ब्लड में क्या प्रेजेंट हो तो होता है। ऑप्शंस हमारे पास है, ए हीमोग्लोबिन, बी मैथ हीमोग्लोबिन, सी लेड, और डी नाइट्रेट। ऑप्शन ए, no Shreya, it's not correct. Sorry, Adipali. The correct option is math hemoglobin. The correct option is math hemoglobin. ऐसे सभी लोग जिन्होंने आपका ऑप्शन बी लगा रखा मैथ हीमोग्लोबिन, वो आपका सही है, क्योंकि ब्लड में आपका जब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है, वो आपका मैथ हीमोग्लोबिन के चलते भी होता है, ठीक है। और जब कभी पूछेगा तो नाइट्रेट नाइट्रेट बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है जिन्होंने लगा रखा है। आइए मूव करते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ए एस्क्लेपिडियेसी, बी मोरेसी, सी ग्रामिनी, और डी मालवेसी। ये आपका प्योर साइंस का क्वेश्चन है। ये प्योर साइंस का क्वेश्चन है। जो बॉटनी वाले बच्चे होंगे वो तुरंत इसको कोरिलेट कर लेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। निम्न में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा आप कि टापा कपड़ा जो है वो किस कुल के पौधे से बनाया जाता है। कि किस कुल के पौधे से बनाया जाता है, जल्दी से बताइए भाई आप लोग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके देखिएगा इन पीसीएस एग्जामिनेशन से आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। वेल देखिए, जो आपका टापा कपड़ा होता है, टापा कपड़ा, ये आपका मोरेसी कुल के, किस कुल के, जो आपका मोरेसी कुल है इसी कुल के पौधों से बनाया जाता है। किस कुल के पौधों से, मोरेसी कुल के पौधों से बनाया जाता है। और इसी कुल में आपका एक शहतूत बहुत फेमस है। क्या बोलते हैं हम, शहतूत भी आपका मोरेसी कुल का, याद रखिएगा। जो टापा कपड़े का एक ब्रांड है, कह सकते ब्रांड नहीं कहे कि आपकी एक फॉर्म है, वो आपका मोरेसी कुल के पौधों से बनता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। खीरे को अगर काट लीजिए आप, उस पर आप नमक डाल दीजिए, तो आप देखेंगे उसमें से आपका पानी रिसने लगता है या आपका पानी निकलने लगता है, ठीक है, खीरे में से। तो कह रहा है उसका रीजन क्या है, ए सक्रिय परिवहन, बी निष्क्रिय परिवहन, सी परासरण, और डी प्रसार। आपको जल्दी से इसका आंसर देना है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि जल्दी से आप इसका आंसर दीजिएगा कि जो बात हम कर रहे हैं, खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किस कारण से, अगर खीरा है हमने इसको काट दिया, खीरे को हमने क्या क्या हमने काट दिया, तो क्या रीजन है कि उसमें से पानी निकलता है, व्हाट इज द रीजन, ए सक्रिय परिवहन, बी निष्क्रिय परिवहन, सी परासरण, और डी प्रसार। जल्दी से बताइए भाई, जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
देखिए डायरेक्ट वहीं से मैं टाइप नहीं करा पाया, तो डायरेक्ट वहीं के क्वेश्चन सही है। खीरे को काट कर नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण निकलता है? इसका आंसर दीजिए भाई फटाफट। चलिए देखिए, जब हम खीरे को काटते हैं तो आपका ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस, एक प्रोसेस हमारी क्या होती है? ऑस्मोसिस। और इसी ऑस्मोसिस के चलते, इसी ऑस्मोसिस जिसे हम पराशरण कहते हैं, दीपाली ऑप्शन ए, दीपाली किसका ऑप्शन ए दे रही है? आई डोंट नो, कल कोई बात नहीं, फिर से बताइएगा, लाइव कर लीजिए पहले, ठीक है? अब मैं थोड़ा टाइम लूंगा आंसर देने में। तो जो आपका जो बात करते हैं पराशरण या ऑस्मोसिस कहते हैं, इसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के चलते अगर हम खीरे पे अगर काट दें, नमक डाल दें, देखिए ऑस्मोसिस में होता क्या है? ऑस्मोसिस में होता ये है कि जो आपका लिक्विड का कंसंट्रेशन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? हायर टू लोअर मूव करेगा कंसंट्रेशन। और आपको पता है कि खीरे के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो आराम से वो अंदर से बाहर पानी निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ए क्लोरोफिल का, बी डीएनए का, सी आरएनए का, और डी कार्बोहाइड्रेट का। इसमें से जो नाइट्रोजन है वो किसका एक आवश्यक अवयव नहीं है? आपको बताना है। इसमें से जो नाइट्रोजन है वो किसका एक आवश्यक अवयव नहीं है? जल्दी से बताइएगा। इसमें से जो नाइट्रोजन है वो किसका एक आवश्यक अवयव नहीं है? जल्दी से बताइए भाई। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं अभी तक आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं, ए क्लोरोफिल का, बी आरएनए का, सी डीएनए का, और डी कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको पता होगा जो आपका नाइट्रोजन है वो डीएनए आरएनए क्लोरोफिल सब में मिलता है, तो बचा हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जरूरी नहीं है कि हमारा क्या हो, नाइट्रोजन हो। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ए फॉलिक एसिड, बी नियासिन, सी राइबोफ्लेविन, और डी रेटिनॉल। जल्दी से बताइएगा कि जो आपका सामान्य दृष्टि की बात की जाती है तो सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा इसमें से एक है जो आवश्यक होता है? जल्दी से बताइएगा। देखिए, जब बात करते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड को बोलते हैं विटामिन विटामिन B9, क्या बोलते हैं हम? विटामिन B9। और ये आपका जो फॉलिक एसिड होता है, ये आपका जो फॉलिक एसिड होता है या जिसे हम विटामिन B9 कह रहे हैं, इसका काम क्या है? जो विटामिन B9 है, फॉलिक एसिड है, इसकी कमी से हमें एनीमिया वगैरह हो जाता है। जो नियासिन है, नियासिन इसको बोलते हैं विटामिन B3। क्या बोलते हैं? तो नियासिन को हम विटामिन B3 बोलते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा। क्या हो जाता है? इसकी कमी से यहाँ पे पेलाग्रा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है राइबोफ्लेविन। जो आपका राइबोफ्लेविन है इसको बोलते हैं विटामिन B1, B2 सॉरी, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसकी कमी से भी आपको चर्म रोग वगैरह हो जाता है। रेटिनॉल, रेटिनॉल किसे बोलते हैं? विटामिन ए को। किसे बोलते हैं हम? जो आपका विटामिन ए है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो किस विटामिन की कमी से आपका सामान्य दृष्टि दो मतलब दृष्टि तुम्हारी कम हो जाती है? तो सिंपली क्या बताएंगे आप? सर रेटिनॉल। जब आपकी बॉडी में रेटिनॉल की या विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जब आपकी बॉडी में रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी हो जाएगी। वेल डन दीपाली, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वेल डन दीपाली। तो आपकी बॉडी में जब रेटिनॉल की कमी हो जाएगी तो समझ जाइए कि विटामिन ए की कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, या कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? Which of the following is the indicator of air pollution? Our options are A puffball, B सवाल, सवाल को बोलते हैं एल्गी, सवाल क्या बोलते हैं? एल्गी। लाइकेन, जो आपका क्या लाइकेन, जब लाइकेन की बात करते हैं आप, किसकी? लाइकेन की, लाइकेन को लाइकेन ही बोलते हैं, और मास को मास ही बोलते हैं। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या ऑप्शन हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, या कह सकते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या हमारा है? ये बात करता है नेचुरल इंडिकेटर की, नेचुरल इंडिकेटर की।
इसमें से कौन सा हमारा नेचुरल इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का? जल्दी से बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है कि इसमें से कौन सा आपका एयर पोल्यूशन का नेचुरल इंडिकेटर है? ए पफ बॉल्स, बी सवाल, सी लाइकेन और डी मास। तो जो लोग बिलाइव हो, इसका सही आंसर क्या? लाइकेन। जो आपका लाइकेन होता है, लाइकेन, ठीक है, जो आपका लाइकेन होता है, ये आपका जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है किसका? एयर पोल्यूशन का। जो लाइकेन होता है ये आपका किससे मिलकर बना होता है? तो सिंपली आप बताएंगे सर जो लाइकेन होता है ये आपका एल्गी, ये आपका एल्गी प्लस आपका कह सकते हैं कि फंगी, ये आपका एल्गी और फंगी से मिलकर बना होता है। किससे? एल्गी और फंगी से मिलकर बना होता है, ठीक है, लाइकेन। और ये आपका एयर पोल्यूशन का बेस्ट नेचुरल इंडिकेटर होता है। जिन एरियाज में हमारा, ठीक है, जिन एरियाज में हमारा एयर पोल्यूशन होगा वहां पे आपका लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोफ्लेविन, देखिए राइबोफ्लेविन आ गया भाई। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने, सोचिए एक ही साल में विटामिन से दो दो क्वेश्चन। कौन सा रोग हो जाता है भाई? देखिए स्कर्वी, सी तो होगा नहीं, क्योंकि स्कर्वी किससे होता है? आपका विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। जो बेरी बेरी होता है ये किससे होता है? आपका थायमिन की कमी से। किसकी? थायमिन। ये आपका थायमिन की कमी से, उसको क्या बोलते हैं? विटामिन बी1। क्या बोलते हैं? बी1। जो आपका पेलाग्रा है, ठीक है, पेलाग्रा, ये किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की। ये किसकी कमी से होता है? नियासिन। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन बी3। क्या बोलते हैं? विटामिन बी3। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, चिलियोसिस। क्या हो जाता है? तो चिलियोसिस आपका राइबोफ्लेविन की कमी से हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? वाह, इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो आपका मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शंस देख लीजिएगा। ए डेंगू ज्वर, बी निद्रा रोग, डी मलेरिया, सॉरी बी फाइलेरिया और डी मलेरिया। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा मच्छर वाहित नहीं, मतलब उसका वेक्टर मच्छर नहीं है। जल्दी बताइएगा। देखिए भाई, डेंगू का पता है आपको भाई, डेंगू किससे हो जाता है? एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी किससे होता है? तो डेंगू आपका एडीज एजिप्टी मच्छर से हो जाता है। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनाफिलीज। किससे हो जाता है? एनाफिलीज। तो अब बचे हमारे क्या? निद्रा रोग क्या बचा हमारा? निद्रा रोग। और एक और ऑप्शन हमारा क्या बचा है? फाइलेरिया, फाइलेरियासिस। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? जो लोग भी लाइव हो भाई फटाफट आंसर दीजिएगा। काफी लोग आप लोग लाइव है, आंसर दीजिए कौन सा इसमें है जो इसके द्वारा नहीं फैल रहा है? इसमें से कौन सा सही है? जल्दी बताइएगा मुझे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही? जल्दी करो भाई, काफी लोग लाइव हैं आप लोग, जल्दी से बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही? जल्दी बताइएगा। इसमें से कौन सा? जल्दी बताइएगा, ठीक है। चलिए आप काफी लोग लाइव हैं भाई, पर आंसर नहीं देते आप लोग, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, चलिए देखिए, इस जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप ये देख रहे होंगे, इसमें जब आप बात करते हैं तो आपका जो निद्रा रोग है ये किससे होता है? आपका सीसी मक्खी। किससे होता है? आपका सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई। ये ऑप्शन सा डिलीट, ये क्वेश्चन सा डिलीट हुआ होगा क्योंकि जो फाइलेरियोसिस ये कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। इसके दो ऑप्शन सही है। अब पता नहीं आयोग ने क्या माना है इसका, ठीक है, आप दोनों को सही मान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि रक्त में शर्करा का स्तर, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। ए एमएम ऑफ एचजी के रूप में, बी मिलीग्राम प्रति डेसिलीटर के रूप में, सी पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में और डी
ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो आपको ये बताना है कि ब्लड में जो शुगर का अमाउंट है, इसका ब्लड में जो शुगर का अमाउंट है उसे हम किस फॉर्म में हम मेजर करते हैं। आर्या गुप्ता सी। आर्या जी किसका सी बता रही हैं आप? आई डोंट नो। थोड़ा सा उसके ऑप्शन के बारे में लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा इसका कौन सा सही है। कोई बात नहीं। देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया था। ए एम ऑफ एच के रूप में, बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। नहीं, देखिए भाई सी गलत है आपका, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन, इसको पीपीएम बोलते हैं। जब भी आप जाते हैं अपना शुगर टेस्ट कर, पीपीएम में मेजर नहीं होती, तो बिल्कुल गलत है। ग्राम प्रति लीटर, नहीं भाई, लीटर में कहा ब्लड ही नहीं होता, ये भी गलत है। बचा हमारा क्या? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, और ए ऑफ एच के रूप में। तो उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। किसके रूप में? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ऑप्शन सी नहीं आ रहा, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि बॉटुलिज्म है। बॉटुलिज्म क्या होता है? ए भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, बी भोज्य पदार्थ से होने वाला विषालापन, सी जल जनित संक्रमण, और डी जल जनित विषालापन। तो देखिए, आपको पता होगा जो बॉटुलिज्म है, जो बॉटुलिज्म होता है वो आपका जल जनित तो बिल्कुल नहीं होता है, तो जल वाला ऑप्शन हटा दीजिए। आपके पास दो बचे हैं, भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण और बी भोज्य पदार्थ में होने वाला विषालापन। जल्दी बताइएगा कि बॉटुलिज्म क्या होता है। हाँ अरे बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। सी पता नहीं किसका है। आपको इसका आंसर देना है कि बॉटुलिज्म जो है वो उसका रीजन क्या हो सकता है। बॉटुलिज्म का रीजन क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइएगा कि जो बॉटुलिज्म है वो क्यों होता है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट बताइए भाई कि आपका बॉटुलिज्म क्यों होता है। कि जो बॉटुलिज्म है वो क्यों होता है, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताओ भाई, आप तो बहुत टाइम ले रहा है। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अ क्लोव यूज ऑफ ह्यूमैनिटिक्स, बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फिर से सोच के बताइएगा कि बॉटलिज्म क्या होता है। देखिए बॉटलिज्म, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमसे ये सब पूछेगी, या मतलब गवर्नमेंट ही एक तरह से है? नहीं, ये संक्रमण होता है। बॉटलिज्म क्या है? इट्स इन्फेक्शन। थोड़ा हिंदी अच्छा, चलिए कोशिश करूंगा मैं इंग्लिश लिखने की। सो ये फूड में जो होने वाला इन्फेक्शन है, इसको इन्फेक्शन बोलते हैं हम। फूड से जो होने वाला इन्फेक्शन है उसको हम बॉटलिज्म बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इसमें जो आपका बिटरनेस आ जाती है, बिटरनेस, बिटरनेस आ जाती है, उसको हम बॉटलिज्म नहीं बोलते हैं। फूड्स में जो बिटरनेस आ जाती है उसको हम बॉटलिज्म नहीं बोलते हैं। फूड से जो होने वाली जो डिजीज होती है, जो भी कह सकते हैं कि आपकी ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उसी को हम बॉटलिज्म कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो लोग भी लाइव हो भाई आंसर दे दिया करिए ताकि पता लग जाए कि हाँ आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, वालें चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। अगली बार चलिए टाइप करा के क्वेश्चन मिलेगा ये। कितने क्वेश्चन आए ये? चलिए थोड़े ही क्वेश्चन है, आ जाएगा जल्दी। ठीक है, कौन सा था, कौन सा था? चलिए क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा ठीक से। चलिए मैं नेक्स्ट ईयर पे आता हूँ कि क्वेश्चन 6 से दिख नहीं रहा। ठीक है, इसको फिर से मैं टाइप करवा कराऊंगा। हम सीधे 2020 पे आते हैं। ठीक है, 2019 2021 वाले क्वेश्चन ठीक से आप दिख नहीं रहे, मुझे नहीं दिख रहा है, तो आपको कैसे दिख रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया है। आइए हम चलते सीधे 2020 पे। ये टाइप है आपका। ठीक है, चलिए 2020 की बात करते हैं आप। तो फायर अलार्म में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो आपके फायर अलार्म्स होते हैं उसमें से किसका उपयोग किया जाता है? ए फोटो सेल का, बी पानी का, सी सोलर सेल्स का, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डी हमारा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कि फायर अलार्म्स में हम इनमें से किसका उपयोग करते हैं। फायर अलार्म्स में हम इनमें से किसका उपयोग करते हैं। जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा।
क्लोज व्यू ऑफ हेमेटिक्स, ओके ठीक है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर दीजिएगा कि फायर अलार्म्स में हम किसका उपयोग करते हैं। फायर अलार्म्स में हम किसका उपयोग करते हैं, फटाफट आंसर दीजिए भाई। फायर अलार्म्स में हम किसका उपयोग करते हैं, जल्दी बताइएगा। ए फोटो सेल का, बी पानी का, सी सोलर सेल का। कुछ लोग ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सोलर सेल, सोलर सेल उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। देखिए, जो फायर अलार्म्स होते हैं, जो फायर अलार्म्स होते हैं उसमें हम फोटोवोल्टिक सेल्स की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें यह आपका डी नहीं होगा, आपका कह सकते हैं कि आप ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा हमारा क्या, फोटो सेल्स। उसको हम, उसमें हम जो फायर अलार्म्स होते हैं उसमें हम फोटो सेल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो सेल्स कह सकते हैं, या ज्यादा सही होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होते हैं, उन्हीं टाइप के हम सेल्स का उपयोग करते हैं कि हल्का सा भी धुआं निकले, हल्का सा भी धुआं निकले, स्मोक निकले, जैसे इनके सामने अगर सिगरेट भी आप पी लेंगे, ठीक है, इनके सामने अगर आपने सिगरेट भी पी ली, कहीं से धुआं इनको दिख जाए, अगरबत्ती का धुआं दिख जाए, वो तुरंत अलार्म चिल्लाने लगता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फोटो वोल्टिक आपका स्मोक डिटेक्टर टाइप के सेल्स लगे होते हैं। तो जिन्होंने भी आपका ऑप्शन ए दे रखा है बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर, बहुलक का मतलब क्या होता है, पॉलीमर, बहुलक का मतलब क्या होता है, पॉलीमर। और थर्मोप्लास्टिक का मतलब थर्मोप्लास्टिक ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, ए टेफ्लॉन, बी नियोप्रीन, सी पॉलिस्टीरीन और डी पॉलीथीन। जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, एवरीवन, इसमें से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा जो लोग भी लाइव हो। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, भाई जल्दी से बताइएगा। इसमें से आपका कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जो आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक कहने का मतलब ये होता है, थर्मोप्लास्टिक आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से क्या करें, जो आपके आसानी से अगर उसको हम हीट दे दें, ठीक है, क्या कर दें, अगर उन्हें हम आसानी से हीट दे दें थर्मोप्लास्टिक्स को, तो वो गर्म हो जाएंगे, ठीक है, बट अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, मतलब गर्म होने के बाद अगर आपको शेप नहीं चेंज करते हैं तो उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, मतलब ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से, ऐसे प्लास्टिक्स जो आसानी से, ठीक है, गर्म होने पर खराब हो जाती है, ऐसे प्लास्टिक्स जो गर्म होने पर खराब हो जाती है और इसने आसानी से मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। बट आपका जो पॉलिथीन है ये आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी सारे तो अलग है, ठीक है, तो ऑप्शन ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को देने, नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें एक को स्टेटमेंट कहते हैं, दूसरे को हम उसका रीजन कहते हैं। ए सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, वाह बहुत टफ हिंदी है भाई। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप, इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर, क्या बोलते हैं हम, इनवर्ट शुगर, कि सुक्रोज की अपेक्षा इनवर्ट शुगर ज्यादा मीठी होती है, हो सकता है। बी इनवर्ट शुगर को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, दोनों ही सही है। इनवर्ट शुगर को सुक्रोज के जल अपघटन से, दोनों ही सही है। उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब जल्दी से, जो लोग बोले फटाफट आंसर दे दीजिएगा।
भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दिया करिए आप लोग, मुझे काफी टाइम लग जाएगा क्वेश्चन के पास आते आते। इनमें से हमें मिलाना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। आज ही मैंने आपसे क्लास में बताया था इसका ऑप्शन, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आज ही आपको बताया था इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टेल मी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? जल्दी से इसका रीजन दीजिएगा आप। और क्लोज व्यू ऑफ ह्यूमैटिक्स, ऑप्शन बी। अब मुझे मिलाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे मिलाना पड़ेगा, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं खुद मिलाऊंगा आपके सामने, ठीक है। आई देखिए, कह रहा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सोडियम, आपको मैंने बताया था जो सोडियम होता है वो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे मिलता तो सॉलिड फॉर्म में ही है, बट वो बहुत ही मुलायम होता है और उसे आराम से हम चाकू से काट सकते हैं। और पता होगा आपको कि सोडियम को हमेशा जब भी हम रखते हैं तो उसे हम आपका वाटर में सी, अरे रुक जाइए, क्लोज व्यू ऑफ ह्यूमैटिक्स मुझे ढूंढ लेने दीजिए भाई, मुझे आंसर नहीं पता है, अभी निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं कि सोडियम को आपको पता है कि सोडियम को हम किस में रखते हैं, तो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, सोडियम कहाँ रखते हैं हम? केरोसिन ऑयल में। तो मिलाते हैं हम ए का 4, कौन सा हमारा? ए का 4। आइए देखिए, ए का 4 मिला लेते हैं, ऑप्शन सी, बस देखिए एक ही मिलाने से मिल गया, ऑप्शन सी। जिन्होंने आपका सी लगा रखा है वो बधाई के पात्र हैं। हाँ, अ व्यू ऑफ अ क्लोज व्यू ऑफ ह्यूमैटिक्स, या ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए फिर भी हम और मिला लेते हैं। आपका जो चांदी होता है, जो सिल्वर होता है, वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बोल सकते हैं? पारा क्या होता है आपका? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सॉरी, चांदी क्या होती है? विद्युत का अच्छा सुचालक होती है। जो पारा होता है, पारा जिसे हम मरकरी कहते हैं, क्या कहते हैं? मरकरी। जो आपका मरकरी होता है वो कमरे के ताप पर द्रव में चेंज हो जाता है, मतलब कमरे के ताप पर वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब लिक्विड में रहता है। ये भी बिल्कुल सही है। अब एक और हमारा क्या बचा? जो लेड या शीशा है, जो लेड या शीशा है वो क्या करता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। आइए मिला लीजिए, ए का 4। अच्छा, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही था, ठीक है, मिला लीजिएगा, इस ऑप्शन को मिला लीजिएगा। हाँ, आप क्लोज या फिमेटिक्स, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बहुलक कृत्रिम पदार्थ नहीं है? इसमें से कौन सा सब बहुलक है? बहुलक का मतलब पॉलीमर, इसका मतलब क्या होता है? पॉलीमर। ये क्या होता है? पॉलीमर। और कृत्रिम पदार्थ को क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल सब्सटेंस। इसमें से कौन सा आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है? इसमें से कौन सा आपका पॉलीमर कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ए फाइब्रोन, फाइब्रोइन, बी लेक्सॉन, डी नियोप्रीन, और आपका डी क्या हमारा? टेफ्लॉन। डी क्या है? टेफ्लॉन। आपको इसका जल्दी से आंसर देना है, इसमें से कौन सा आपका है जो कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फटाफट पे आंसर दीजिएगा, I'm still waiting for your answers। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसमें से कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है? इसमें से कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है? देखिए, अभी आपने पढ़ा था जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन क्या है? अच्छा, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है? नहीं है तो चलिए पता लग गया आपको। जो अच्छा कृत्रिम पदार्थ नहीं है तो आंसर ढूंढिएगा अभी, ठीक है। कृत्रिम पदार्थ नहीं का मतलब क्या? वो नेचुरल सब्सटेंस। जो टेफ्लॉन होता है, जो आपके जो कह सकते हैं नॉन स्टिक, जो आपके नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जिन पे तेल या कुछ नहीं चिपकता है, ऐसे बर्तन जिन पे तेल या कुछ नहीं चिपकता है नॉन स्टिक कहते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने के लिए हम टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं हम? नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने के लिए हम टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं। तो आपका नॉन स्टिक बर्तन जो है ऑप्शन डी, जो आपका ऑप्शन डी है कि नॉनस्टिक बर्तनों के लिए क्या करते हैं हम? टेफ्लॉन की कोटिंग करते थे, तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा बहुलक कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मतलब वो क्या होना चाहिए? हमें नेचुरल सब्सटेंस ढूंढना है, हमें ढूंढा है क्या? नेचुरल। नियोप्रीन, आपको पता है नियोप्रीन भी क्या है? एक आपका संश्लेषित है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका आर्टिफिशियल है। लेक्सॉन ऑफ फाइब्रोइन, तो आपको पता होगा फाइब्रोइन जो होता है वो क्या आपका है? फाइब्रोइन जो है वो आपका एक नेचुरल सब्सटेंस है, और बाकी सारे क्या है? वो आपके कृत्रिम पदार्थ है, ठीक है। तो जिन्होंने भी आपका ऑप्शन लगा रखा है वो मिठाई खा लीजिएगा भाई, सही है आपका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए कभी कभी काफी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस में, काफी अच्छे। मुझे लग रहा है 20 उसका क्वेश्चन भी बहुत टफ था, बट आसान है अगर पढ़ते हैं आप तो। ठीक, आई मिलाते हैं। जो लोग भी लाइव हो इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा जल्दी से। मैं सबकी इंग्लिश लिख देता हूँ अभी, परेशान ना होइए। देखिए जो बात करते हैं आप नीला तोता, इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या कहते हैं हम? ब्लू विट्रॉल। ईओसी ने केमिकल कंपाउंड है। सिल्वर आयोडाइड ठीक है, जिंक फॉस्फाइड सही है। कृत्रिम वर्षा, इसको हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम वर्षा इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रेन। क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल रेन। क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं कृत्रिम वर्षा को। कवकनाशी क्या बोलते हैं? फंगीसाइड। क्या बोलते हैं इसको? फंगीसाइड। लाल स्याही मतलब रेड इंक। कृतंकनाशी को बोलते हैं रोडेंटोसाइड। क्या बोलते हैं हम? रोडेंटोसाइड। अब देखिए, अगर आपने एक भी ऑप्शन अगर इलिमिनेट कर लिया, अगर आपने एक भी ऑप्शन इलिमिनेट कर लिया, तो विश्वास मानिए आप आंसर के बहुत नजदीक रहेंगे। देखिए कैसे। मुझे पता है कि जो आपका जिंक फॉस्फाइड होता है, जो आपका जिंक फॉस्फाइड होता है, इसका उपयोग हम करते हैं कृतंकनाशी के लिए। किसके लिए? चूहों वगैरह को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड को यूज करते हैं। तो डी का 4 जहां आप लगाया बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी डी का 4 है, तो डी का 4 लगाते ही आपके ये दो ऑप्शन तो हट गए। हाँ, इनमें में चेक करना है। सिल्वर आयोडाइड तो आपको पता होगा, जो सिल्वर आयोडाइड है ये बारिश के लिए काम आती है। वो भी कैसी? आपकी आर्टिफिशियल बारिश। मतलब सी का 1, सी का 1, सी का 1, सी का 1। चलिए, जब सी का 1 है तो आपको ये ऑप्शन मिल गया, क्योंकि सी का 1 यहाँ पे है। देखिए, अगर आपको एक दो भी आते हैं, अगर आपको एक दो ऑप्शंस के बारे में भी नॉलेज है, तो आराम से आप कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब तो आप आंसर दे ही सकते हैं आप, इसका कौन सा सही है। अब बचा हमारा क्या? ईओसिन। तो याद रखिए, जो ईओसिन होता है वो आपका लाल स्याही, किसके फॉर्म में? आपका लाल स्याही में यूज होता है। और जो नीला होता है जिसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ये आपका कवकनाशी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्न में से कौन सही है। ये ऊपर आपका यूट्रिफिकेशन लिखा हुआ है, जिसे हम सुपोषण कहते हैं। दिख नहीं रहा होगा आपको, लिख दे रहा हूं मैं। हिंदी में कहते हैं हम सुपोषण। हिंदी में क्या कहते हैं हम? सुपोषण। और इसे इंग्लिश में कहते हैं यूट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम? यूट्रिफिकेशन। तो बोल रहा है कि सुपोषण या यूट्रिफिकेशन के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। हमें सही चूज करना है। यूट्रिफिकेशन के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, आपको इसी को चूज करना है। आइए चूज करते हैं हम। सभी लोग लाइन पे, तो आराम से चूज हो जाएगा। देखिए, कह रहे हैं यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। बिल्कुल सही बात है। ये आपका डिजॉल्व, घुलित को बोलते हैं डिजॉल्व। ये आपका जल में घुलित डिजॉल्व ऑक्सीजन को सही करता है, बिल्कुल सही है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ये भी सही है। मतलब दोनों ही सही है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आइए थोड़ा बात करते हैं यूट्रिफिकेशन होता क्या है। वरना आप कहेंगे सर कहाँ से कहाँ बता के लेके चले गए। देखिए, जो आपका यूट्रिफिकेशन होता है, क्या होता है यूट्रिफिकेशन, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। चले भाई, कुछ लोग, ठीक है, ताकि मैं समझा दूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेश्चन आए तो आराम से आप बता। देखिए, जो आप यूट्रिफिकेशन या सुपोषण होता है, जैसे जो तालाब वगैरह है, तालाब होगा, आपने तालाब देखा होगा, झील देखा होगा, तो इसमें जो घरों का पानी जाता है, घरों के पानी में किचन का पानी होता है, बाथरूम का पानी होता है, जो हमारा पानी जाता है या हमारा सीवेज वाटर जाता है, जब ये किसी तालाब में जाता है, कहाँ जाता है? जब ये किसी तालाब में जाता है, या फिर कैसे किसी झील में जाता है जहाँ पानी रुका हुआ हो, तो वहां जब ये जाता है तो इनमें इतने ज्यादा बायोटिक सब्सटेंस होते हैं, इनमें इतने ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि जो कि जो वाटर है हमारा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? उसमें पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो इससे होता यह है कि जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। क्या होता है? उसका अमाउंट कम हो जाता है। और जो यूट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है, इसके चलते कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका जलकुंभी हो गया, आप नाम सुना होगा, जलकुंभी को बोलते हैं वाटर हाइनेट, सिंघाड़ा टाइप का होता है। इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, वो टोटली उनको तुरंत न्यूट्रिशन मिलता है, और वो तुरंत इसके साथ कुछ ऐसी हार्मफुल एल्गीज है, ब्राफाइटा है, जो इन न्यूट्रिशन का मैक्सिमम यूज करके पूरा का पूरा तालाब कवर कर देते हैं। और जब पूरा का तालाब कवर हो जाएगा,
तो नीचे जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो आपके प्रॉपरली ग्रो या डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो जो कि क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि हमारा यूट्रिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस यूट्रिफिकेशन। और इस यूट्रिफिकेशन के चलते क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि मैंने तालाब में बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, तालाब में बहुत ज्यादा गंदा पानी जा रहा है, सीवेज का वाटर जा रहा है, सब्जियों का वाटर जा रहा है, तो इसके चलते होगा ये कि जो आपका तालाब में जो केमिकल्स, जो नेचुरल सब्सटेंस है उसकी मात्रा बढ़ेगी। जब इनका अमाउंट बढ़ेगा तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ेगी। क्या होगा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ेगी। और जब उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो समझ जाइए जिन ऑर्गेनिजम्स को वो सब्सटेंस मिलेगा वो तुरंत उसका एब्जॉर्ब करके अपना काम करेंगे। ठीक, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। इसमें से किस प्राकृतिक पदार्थ में आपका लौह विद्यमान होता है। ए क्लोरोफिल, बी कोलेजन, सी कैरोटीन और डी मायोग्लोबिन। और डी हमारा क्या है, मायोग्लोबिन। आपको ये बताना है इनमें से किस प्राकृतिक पदार्थ में आपका लौह विद्यमान होता है। तो आप सीधे आंसर देंगे मायोग्लोबिन। जो आपका मायोग्लोबिन होता है इसमें आपका लौह विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलाव करता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलाव करता है क्या कहलाता है। ए पारिस्थितिक अनुक्रम, बी सीयर, सी समुदाय गतिकी और डी जैव भार का पिरामिड। डी हमारा क्या है, जैव भार का पिरामिड। तो याद रखिएगा कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलाव उसे हम सीयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, उसे हम सीयर कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या कहेंगे हम, सीयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है वो निम्न में से किस अंग से प्रारंभ होता है। ए यकृत, बी मुंह, सी छोटी आंत और डी आमाशय। डी हमारा क्या है, आमाशय। आपको जल्दी से बताना है कि जो प्रोटीन का पाचन है वो किस अंग से प्रारंभ होता है। जल्दी से बताइए भाई सभी लोग, जो लोग भी लाइव हो, कि जो प्रोटीन का पाचन है वो किस अंग से उसका प्रारंभ होता है। देखिएगा, तो याद रखिएगा जो प्रोटीन का पाचन वो आपका आमाशय है, जिसको स्टमक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टमक। स्टमक से ही आपका प्रोटीन का पाचन मतलब स्टार्ट हो जाता है। और याद रखिएगा इसमें भी एक एंजाइम होता है रेनिन। एक हमारा क्या होता है, एंजाइम रेनिन होता है, जो स्टमक में सीक्रेट होता है। कहाँ पे, स्टमक में सीक्रेट होता है। और ये क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है। ये हमारा क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है। लग रहा है क्वेश्चन गायब होगा, कोई बात नहीं। ये हमारा क्या है, ये आपका एक मिल्क प्रोटीन है। क्या है हमारा, ये है, ये आपका एक मिल्क प्रोटीन। याद रखिएगा ये क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है। उसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वरना मिट जाएगा ये। कि मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से, जैसे आप सभी लोग पॉलिश किए हुए सफेद सफेद चावल खाना पसंद करते हैं, तो मानव शरीर में अगर पॉलिश किए हुए सफेद चावलों को खाते हैं तो क्या होगा। ए सूखा रोग, बी रक्तअल्पता, सी घेंगा, डी बेरी बेरी। तो याद रखिएगा अगर आप पॉलिश किए चावलों को खाते हैं तो आपकी बॉडी में बेरी बेरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल से आपका जो थायमिन का अमाउंट है, थायमिन जिसे क्या कहते हैं, विटामिन बी 1, क्या कहते हैं विटामिन बी 1, जो कि क्या करता है आपका बेरी बेरी कॉज करता है। क्या, इसकी कमी से आपका बेरी बेरी हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम पॉलिश किए चावलों का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में बेरी बेरी नामक रोग बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, जल्दी से आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। ए विटामिन के, बी विटामिन ई, सी विटामिन ए और डी विटामिन सी। आपको ये बताना है इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में रक्त के जमने के लिए, किसके लिए, जो आपका ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, इसमें ब्लड के जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, जल्दी से।
आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं आप सभी के उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा आप। इसमें से कौन सा मानव शरीर में रक्त के जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? भाई तो सिंपल क्वेश्चन आप बता सकते हैं, फटाफट बताइएगा। देखिए, याद देखिए, जो विटामिन सी है इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है। क्या होता है? इसकी कमी से आपकी बॉडी में स्कर्वी हो जाता है। विटामिन ए जो है इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? बांझपन कह सकते हैं, बांझपन या नपुंसकता। क्या कह सकते हैं हम? नपुंसकता। तो बचा हमारे क्या? विटामिन के। तो विटामिन के की कमी जब हो जाती है बॉडी में तो आपका ब्लड नहीं जमता। क्या कह सकते हैं? जो आपके ब्लड का कोआगुलेशन है, क्या आपका है? ब्लड का कोआगुलेशन। जो आपके ब्लड का कोआगुलेशन है वो आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो फ्रेंड्स आज यहीं पर ध्यान देते हैं। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहा है। कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे हम, और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो आपका डिफरेंट डिफरेंट पीसेस एग्जाम से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर करिएगा, लाइक हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनमें हम मेनली उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कल मिलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।